सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी कुशल हूँ और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूँ। वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 20 वाक्य और पदबंध लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले भाग में हम देखेंगे वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा तथा वाक्य के भेदों को, कई तरह से वाक्य के भेद स्पष्ट किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। भाषा की मूल इकाई वाक्य है। भाषा की रचना वाक्य से होती है। इसके द्वारा ही भाव को पूर्णतः व्यक्त किया जाता है। अपनी विचार को, अपनी भावना को व्यक्त करना के तरीके जो हैं वो वाक्य के ही माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एक भाव अथवा विचार को व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्ति कराने वाले सार्थक पद, शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। अब ये वाक्य की परिभाषा भी यहाँ से स्पष्ट होती है कि व्यवस्थित रूप, अपने भाव अथवा विचार का व्यवस्थित रूप, पद तो सार्थक हो सकते हैं, शब्द सार्थक हो सकते हैं, लेकिन जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद कहला जाता है। और अभिव्यक्ति करने वाला, समझाने वाला, स्पष्ट करने वाला जो शब्द समूह होते हैं वह वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर हम समझना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? वाक्य है। उत्तर आया प्रभाकर। प्रभाकर भले ही आपको शब्द लग रहा हो, लेकिन यह अपने आप में एक वाक्य है। कारण कि यह अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, ये संतुष्टि दे रहा है, उत्तर दे रहा है। प्रभाकर शब्द अपने आप में उस अर्थ को बताता है कि मेरा नाम प्रभाकर है। तो जो अर्थ स्पष्ट करे, शब्द समूह रहें, वह क्या होंगे? वाक्य होंगे। प्रभाकर ही पूरे अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम है, अतः यह हम वाक्य है। आपने इस काम को किया नहीं, सिर्फ नहीं शब्द जो हैं यह पूरे अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, यह वाक्य हो सकते हैं। वाक्य के अंग की बात करें तो सरल वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। समझते हैं उद्देश्य और विधेय को। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कर्ता या कर्ता का विस्तार उद्देश्य होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में वाक्य कहा जाए, वह उद्देश्य होगा। विधेय वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, बताया गया है, वह विधेय कहलाता है। यानी उद्देश्य के बाद जो कुछ होते हैं वह विधेय होता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। बंदर नाचता है, तो जिसके विषय में कहा जाए, तो बंदर के बारे में कहा गया है तो यह बंदर उद्देश्य होगा। नाचता है, क्या कहा गया है, यानी यही तो विधेय है, तो नाचता है विधेय हुआ। मेरा छोटा भाई हॉकी का कप्तान है। अब यहाँ पर हम अलग अलग रंग को स्पष्ट करते हुए दिखाया हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। मेरा छोटा भाई, भाई के बारे में जो मेरा छोटा आया है, यह सभी उद्देश्य हैं, क्योंकि आपने पहले ही जाना जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मेरे छोटे भाई के बारे में कहा जा रहा है, तो यह उद्देश्य होगा। जो कुछ कहा जाए, यानी हॉकी का कप्तान है, यह विधेय हुआ। वाक्य में आशय को स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य और विधेय का विस्तार किया जाता है। भाई हॉकी टीम का कप्तान है, यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो मेरा छोटा जो आया, यह क्या कर दिया? उद्देश्य का विस्तार कर दिया।
तो वाक्य को आशय स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उद्देश्य और विधेय को विस्तार करते हैं। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के 5 अंग होते हैं। वाक्य में काम यानी क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वह कर्ता होते हैं, ये आप जानते होंगे। शरद का छोटा पुत्र अभिनव खेल रहा है। अब अभिनव के से पहले जो कुछ आए हैं, यानी अभिनव खेल रहा है, अभिनव करता है, क्रिया करने वाला, खेलने वाला अभिनव है, तो शरद का छोटा पुत्र, ये क्या हो गया, कर्ता का विस्तार हुआ। शरद का छोटा पुत्र यहाँ कर्ता का विस्तार है। आपने समझा कि 5 जो अंग होते हैं उसमें पहला होता है कर्ता का विस्तार, है ना। पहला कर्ता है जिसमें हम देखते हैं कर्ता का विस्तार, और कर्ता के लिए स्पष्ट करने के लिए जो शब्द आते हैं वह कर्ता का विस्तार होता है। आगे हम देखते हैं कर्म का विस्तार। यदि कर्म से पूर्व उसकी विशेषता स्पष्ट करने वाले शब्द का प्रयोग हो, कर्म को और स्पष्ट करने की जरूरत होती हो, और उसके लिए जो शब्द दिए जाते हैं वह कर्म का विस्तार कहलाता है। देखते हैं, अभिनव भारतीय शैली का हॉकी खेल रहा है। अब हॉकी कर्म है, खेल रहा है क्रिया है। अब हॉकी को स्पष्ट करने के लिए भारतीय शैली की जो आए हैं, शब्द आए हैं, वह क्या कर रहा है, कर्म को और स्पष्ट कर रहा है। अभिनव तो खेल रहा है, लेकिन किस तरह का खेल दिखा रहा है, तो भारतीय शैली की हॉकी खेल रहा है। यह जो है यहाँ पर भारतीय शैली की, ये कर्म का विस्तार है। अतः यह दूसरा जो उद्देश्य और विधेय के जो अंग हैं उसका यह दूसरा हुआ कर्म का विस्तार। आगे हम देखते हैं, क्रिया वाक्य का आधार है। अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य सुंदर नहीं लगता है। जिसके बिना वाक्य होता ही नहीं है। वाक्य में कार्य होने या करने को प्रकट करने का पद क्रिया होता है। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर पढ़ता हूँ यह क्रिया है। और भी आगे उदाहरण देखेंगे जहाँ पर क्रिया का एक है, चिट्ठी लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया, इस तरह के वाक्य हैं आगे, तो वहाँ पर क्या है, आपको क्रिया का विस्तार निश्चित रूप से दिखने के लिए मिलेगा। अगला है चौथा, पूरक। कुछ क्रियाएं अपूर्ण होती हैं, वे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए पूरक लगाती हैं। कुछ शब्द लगाते हैं जो क्रिया को पूरा करते हैं। अतः वाक्य में कथन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वह पूरक कहलाता है, जो क्रिया के स्थान पर इसका इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, तुलसीदास महाकवि थे। अब क्रिया तो नहीं है, लेकिन बिना क्रिया के बिना भी पूरक के इस्तेमाल करके हम वाक्य बना लिए, तो महाकवि थे। यह क्या हो गया, यह वाक्य का पूरक कहलाया। अगला है विस्तारक। देखते हैं, विशेषण प्रकट करने वाले, विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण के अलावा भी वाक्य के अंग होते हैं। ये सभी चर्चा आगे होगी कौन कौन से होते हैं। तो उसमें विशेषण, विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण के अलावे भी वाक्य में अन्य शब्द का प्रयोग होता है, उन्हें हम विस्तारक कहते हैं। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है, उससे पहले जो शब्द आते हैं गत सप्ताह से, यह गत सप्ताह न कर्ता है, न क्रिया है, न कर्म है, यह क्या है, विस्तारक हैं। तो हम 5 अंग देखें जिसमें कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार, पूरक और विस्तारक थे। बच्चे, हमने उद्देश्य और विधेय के जो अंग हैं इसके बारे में चर्चा की।
वाक्य की परिभाषा, वाक्य की अभिव्यक्ति किस प्रकार प्रकट की जाती है, किसे हम वाक्य कह सकते हैं, इन सभी चीज़ों को देखा पहले भाग में। धन्यवाद बच्चे। हम दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ, वहाँ पर हम वाक्य के भेदों को देखेंगे। धन्यवाद।